अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम धान की फसल पे बात करेंगे। धान जिसे हम चावल कहते हैं आम अल्फाज में, और हर घर में चावल इस्तेमाल होता है। गंदम के बाद जो है एक खुराक का बड़ा ज़रिया है चावल, और चावल के बगैर ऐसे लगता है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है। कुछ घरों में और रेस्टोरेंट्स में तो चावल के बगैर मुमकिन नहीं है कि वो घर चल सके, रेस्टोरेंट चल सके। तो जिस तरह आप आटा लाते हैं उसी तरह चावल भी जो है अपने महीने के राशन में लाते हैं, और उसके बगैर जो है गुजारा मुमकिन नहीं। तो बड़ी अहम फसल है। हमारे इलाके में भी काश्त की जाती है, पलाई इलाकों में जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ भी काश्त होती है, और हम इससे बड़ा ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। हमारा चावल जो है वो अच्छी किस्म का चावल, आलमी मेयार का चावल है जिसको बाहर भेजते हैं। और पिछली दफ़ा तो हैरान कुन नताइज हुए कि हमने तकरीबन को $2.5 अरब के लगभग जो है इस चावल की बरामदात से जो है पैसे कमा लिए, और मेरा ख्याल है कि काटन के बाद शायद इतने पैसे किसी फसल से हासिल हुए हों। तो ये बड़ा अहम है कि अगर हम इस शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं, चावल मज़ीद उगाएँ, अच्छी अक़साम उगाएँ, और इससे जो है ना सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर अच्छी खुराक फ़राहम करें, बल्कि बाहर भेजकर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। चावल की फसल इस वक्त किस मरहले पर है, हमारे यहाँ कहाँ कहाँ काश्त होता है, इसकी पनीरी कैसे लगाई जाती है, और फिर पनीरी मुंतकिल कैसे की जाती है, और फिर फसल के अगले मराइल हैं वो सारे, और मार्केटिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इस फसल पर किन बीमारियों का हमला होता है, इनसे किस तरह बचा जा सकता है, और ये सारे तदारक और उसके साथ साथ जो है अच्छी कमाई और फिर मार्केटिंग के जो गुर हैं वो सारे, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद आलमगीर साहब। आप सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ज़राअत को बड़ी बेहतर अंदाज से जानते हैं, समझते हैं। उनसे पूछेंगे कि चावल के हवाले से उनकी माहिराना राय क्या है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अमार मतलूब साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि ज़रई यूनिवर्सिटी चावल की काश्त के हवाले से, इनके अक़साम के हवाले से क्या कर रही है, और किस तरह हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरे मेहमान अमार मसूद साहब, आप फार्मर हैं और राइस फार्मर है और चावल उगाते हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनका तजर्बा क्या कह रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आलमगीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम आम लफ्ज़ों में धान कहते हैं, मूंजी कहते हैं, चावल कहते हैं, इसमें कोई फ़र्क है या बस सारी एक ही चीज़ें? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये एक ही क्रॉप के मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा। इलाका टू इलाका डिफरेंट इसके नाम हैं। जैसे जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं, अपनी मकामी लैंग्वेज हैं, या इसी को राइस भी कह देते हैं, इसी को जोना भी कह देते हैं, इसी को मूंजी भी कह देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ स्टेजेस पे इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सारे नाम एक ही क्रॉप को डिफ़ाइन करते हैं, एक ही फसल को डिफ़ाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं चावल कहते हैं। जी। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसके कौन कौन से इलाके जो है वो ज़्यादा मौजू हैं? जैसे हम सुनते हैं कि जो हमारे बालाई इलाके हैं वहाँ पर बड़ा अच्छा चावल होता है। पंजाब के जो बालाई इलाके हैं उसमें बड़ा अच्छा चावल होता है, और उसकी अक़साम भी बड़ी ज़बरदस्त है, और उनकी खुशबू जो है वो तो ऐसे होती है कि पूरे मोहल्ले को जो है मुअत्तर कर देती है। तो यहाँ कौन कौन से इलाके मौजू हैं, और हमारे इस खित्ते में भी काश्त होती है तो कहाँ कहाँ होती है? डॉक्टर साहब, अगर चावल का हम कोर एरिया देखें तो इसको हम जिसको कहते हैं ना कॉलर बेल्ट, ये एक मखसूस इलाका है हमारे पास। ये नारोवाल, शकरगढ़ इस साइड पे जो हमारा एरिया है, हाफजाबाद वाली साइड का, ये एक मखसूस एक पट्टी बनती है जिसके अंदर ज़मीन में कोई खासियत है? डॉक्टर साहब, उस ज़मीन में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खासियत रखी है कि उसी वैरायटी को अगर हम मुल्तान की मिट्टी में लगाएं ना, अच्छा, तो उससे हमें वो खुशबू पैदा नहीं होती। जबकि हम वहाँ लगाएं तो वो खुशबू और जायका, वहाँ लगाएं तो उसकी जो खुशबू है इतनी आला खुशबू बनती है कि एक हमसाये के घर अगर वो चावल पक रहा हो तो साथ वाले 10 घरों को पता चलता है कि जी इनके घर चावल पक रहा है। ये अल्लाह ताला के ख़ास करम है हमारे पास। उस बेल्ट के अंदर वो जो खुशबू है जिसको हम एरोमा कहते हैं, हमारे पास उसी बेल्ट के अंदर आता है। और दुनिया का बेहतरीन चावल हमारे पास डॉक्टर साहब उसी बेल्ट में से आता है। वो हाथों हाथ उस बेल्ट का जो चावल है वो हमसे एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ बहुत कम हमें वो चावल खाने को मिलते हैं। जिक्र ना। अच्छा, अब तो वैसे भी चावल की जो कीमत है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, तो कुछ समझ नहीं आती कि पता नहीं ये भी आम आदमी के बस में रहेगा, ये बाहर निकल जाएगा। मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है जी। अगर हम अक़वाम आलम पे नज़र दौड़ाएँ तो कुछ अक़वाम ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा फ़ीकस जो उनकी चावल की कंजप्शन है वो 160 किलो यानी कि 4 मन पर
सालाना बनती है। एक बंदा खा जाता है? एक बंदा। लाओस है अच्छा। कंट्री, उसमें म्यांमार है, बर्मा वगैरह है, जो रिच कंट्रीज़ हैं, ब्रुनाई, दारुसलाम वगैरह। अच्छा, हमारे मुल्क में हमारे यहाँ पे तकरीबन ये 14.5 किलो बनती है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो शायद इस रीजन में चावल तभी पकता था जब कोई बीमार होता था या मेहमान आते थे। हमारे यहाँ पे 14.5 किलो फीकस है। और उसकी एक बड़ी जो वजह रही है पिछले सालों में, वो है कि जो कीमत का फ़र्क था ना, आटे का और राइस का, जो तकरीबन 4:1 थी, जो अब कम होके तकरीबन 2.5-1 पे आ चुकी है। कि गंदम ने भी अपना रंग दिखाया था, लेकिन आटा एक दफ़ा दोबारा हुआ। लेकिन अब जो अगर हम परचून में देखें तो अब भी जो अच्छा चावल है तकरीबन 350-370, जो पुराना बासमती डबल स्टीम है, तो उसकी एक कीमत का बार का एक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस सारी गेम के लिए। ये जो 4-6 मन एक ही बंदा चावल खा जाता है, तो ये कुछ सेहत के लिए, हमें तो डॉक्टर मना करता है भी चावल ज़्यादा ना खाओ। उसमें एक तो इलाकाई जो कल्चर है वो बड़ा अहम है, दूसरा कंजप्शन पैटर्न बड़े काउंट करते हैं। हम जो चावल खा रहे हैं, हम तकरीबन चावलों के साथ उसी इश्तहा में मसाला जात भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मैं जो लास्ट ईयर चाइना में रहा हूँ, वहाँ पे उनकी स्वीट डिश जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो स्वीट डिश थी वो राइस फ्लावर से ही ड्राइव्ड थी। अच्छा। तकरीबन सारी की सारी। अच्छा। उसके अलावा जो है वो जो उनकी कन्फेक्शनरी है या बाकी स्नैक्स वगैरह हर हैं, चीज़ में उनके चावल अंदर शामिल भी कर जो है देते वो हैं। कोर्स राइस जो है उसका जो आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे हम गंदम शामिल करते हैं, मैदा शामिल करते जी, हैं, इसका जी, मतलब ये है कि वो जी, चावल जी, का आटा जी, ज़्यादा शामिल करते हैं। अच्छा, चावल के आटे से क्रिस्पीनेस भी आ जाती है, बड़ा जी, ज़बरदस्त जिस कोटिंग चीज़ जो को है आप ये बनाना। अच्छा एक कोटिंग एजेंट के तौर पे ये यूज़ इसकी न्यूट्रिशन पे भी बात करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि चावल की न्यूट्रिशन भी बताएं। यासिर साहब को शामिल करते हैं। यासिर साहब, आप चावल उगाते हैं, खाते भी रहते हैं या बस सिर्फ उगाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। ये चावल जब हम उगाते हैं तो ये सबसे पहले हम खुद खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो उसमें उसके अच्छी बाद किस्म जो है वो आप अपने लिए रखते होंगे कि भी ये खानी है जी और नहीं, ये बेचनी है। नहीं डॉक्टर साहब, असल में किस्म एक ही होती है सारी, है। उसी में से हम खुद भी रख लेते हैं और हम उसको बेच भी देते हैं। सबसे अच्छी जो हमारी वैरायटी है उसमें कायनात 11-21 और सुपर बासमती, जिसे सुपर कर्नल भी कहते हैं, ठीक है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है, जिसे पसंद भी किया जाता है और हम ये भी खाते हैं। अच्छा, ये कच्ची और पक्की बासमती में क्या फ़र्क होता है? जी कच्ची जो है ये आप कह लें, जिस तरह हम सिंपल चावल जो है वो चक्की पे ले गए, वहाँ से उसको छड़वा के और घर ले आए, ये समझ लें कच्ची है। बासमती। और जो पक्की है वो फैक्ट्रियों में जाती है, पहले उसको बॉयल करते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर उसको स्टीम करते हैं, उसके ऊपर पॉलिश होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर मार्केट में वो आती है। अच्छा, चावल वही है, चावल वही वो प्रोसेस हुआ हुआ है ज़रा। जी, प्रोसेस का अच्छा, फर्क है फिर वो तो ज़्यादा महंगा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कच्ची बासमती ज़्यादा महंगी बिक्री होती है, पक्की सस्ती है। वो असल में जब बॉयल करते हैं ना, उसका थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है। इस वजह से जब हम छड़वाते हैं उसका तो वज़न उल्टा, हम पहले उसको खुश्क करते हैं तो उसका वज़न कम हो जाता है। इस वजह से जो कच्ची है वो महंगी होती है और उसका असल में ओरिजिनल खुशबू और जायका रहता है, इस वजह से वो थोड़ा महंगा भी होता है। अच्छा, तो आप खुद घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, कच्ची बासमती या पक्की बासमती? जी हम कच्ची बासमती इस्तेमाल करते हैं। आपको जायका किसका अच्छा लगता है, कच्ची का? हमें कच्ची का जायका कच्ची बहुत का अच्छा जायका लगता है। पकाने में भी आसान है ना। पक्की बासमती को तो सुना है काफ़ी बहुत सारी देर आसान। पानी में भिगो के रखना पड़ता है। मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आपका पसंदीदा मौजू है, चावल पे बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कोई रेसिपी भी आपसे जो है ना शेयर करें चावलों की, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम चावल की फसल पे बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा आलमगीर साहब, ये बताइएगा कि वो सवाल मैंने आपके पास छोड़ा था, आधा और रह गया, कि हमारे इस खित्ते में चावल कहाँ कहाँ काश्त होता है और ज़बरदस्ती काश्त कर रहे हैं या यहाँ भी कोई ज़मीन मौजूद है काश्त के हवाले से? हमारे इस खित्ते में जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपका जो बहावल नगर तक बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दे रहा है चावल। अच्छा। ख़ास तौर पे आपका जो जनूबी पंजाब है, इसके अंदर ये माँ सिवाय डीजी खान के कुछ बेल्ट के हमारे पास सारे बेल्ट में राइस हो रहा है। इवन के अब हमें हैरानगी हो रही है कि चावल तोसा वाली बेल्ट में भी हमें रिपोर्ट्स अच्छा, मिल रही है, काश्त वहाँ हो पे भी लोग इस राइस को काश्त कर रहे हैं। और राइस ने एक्चुअली मसला ये बनाया कि जब से हमारे यहाँ कॉटन का थोड़ा सा शिफ्ट आया ना, जो क्रॉप रोटेशन आई है, तो राइस डॉक्टर साहब किसी तरह ना हमारी रोटेशन में बहुत अच्छा फिट हो गया है।
लोग हमारी तरफ जो ये मकई के और आलू और इस तरफ जो रोटेशन में आए ना, तो इस तरफ चावल ने बड़ी तेज़ी से अपनी जगह बनाई है। अच्छा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 3 माह के अंदर, 85 दिन के अंदर, 80 दिन के अंदर इसकी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पक के तैयार हो जाती हैं। तो ये अपर पंजाब से लेकर आप जनूबी पंजाब तक एंड तक चले जाएँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर माँ सिवाय कुछ चंद इलाकों के और ये चल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारे जो सेलाइन एरियाज़ हैं डॉक्टर साहब, ये वहाँ पे भी चल जाता है। अच्छा, जो अच्छा, और ख़ास तौर पे जो हमारे कलराठे रकबे हैं, जहाँ पे माँ सिवाय गंदम के कोई और फसल हम नहीं लगाते थे, राइस ने वो रकबे हमारे आबाद कर दिए हैं। उनसे चूँकि ये वाटर बहुत ज़्यादा लेता है ना, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है बार बार, तो वो जो साल्ट्स बहुत ज़्यादा जिन एरियाज़ के अंदर सेम है जहाँ पर, हाँ, जहाँ पे तो वो जो नमकियात हैं ज़्यादा पानी लगाने की वजह से वो रूट जोन से नीचे चले गए और वो रकबे भी ज़्यादा फर्टाइल हो गए। अच्छा, ये तो ब्लेसिंग हो गई ना। तो इसका मतलब ये कि जहाँ ऐसी कैफियत है वहाँ मज़ीद भी कोशिश करके हम इसकी काश्त को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, 11% हमारी जो इस वक्त ज़मीन है उसको हमारी ये राइस क्रॉप ले रही है। मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से हम इधर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे दुनिया में भी जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट का नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये क्रॉप जो है मज़ीद आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही, आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान का किसी भी क्रॉप का जो ट्रेंड है वो डायरेक्टली डील कर रहा होता है कि फार्मर भी, अब वो बात नहीं रही ना, एंड्रॉयड का दौर है, हर बंदा देख रहा होता है कि किस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है। दुनिया में भी डिमांड बढ़ रही है, दुनिया में डिमांड पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने रहमत की है कि इसकी शोहरत है चावल के हवाले से, उसका भी इम्पैक्ट है ना। लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी चावल ढूंढ के लिया जाए। डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन वो मैं एक आपसे सवाल किया था न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर कि चावल की न्यूट्रिशन वैल्यू अगर बाकी ग़िज़ाओं के हिसाब से देखें तो क्या है? चावल जो है बेसिकली निशास्तदार ग़िज़ाओं में ये शामिल होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आसान ज़ुबान में मैं कहूँगा कि किसी भी ग़िज़ा का जो ब्लड शुगर पे उसका इफेक्ट है वो कम है। अच्छा। और उसमें भी मज़ीद अल्लाह ताला की हम पे मेहरबानी ये है कि जो हमारा बासमती चावल है, ये जो दीगर मोटी किस्म है उनके मुकाबले में ये कम है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब ये शुगर के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, खासकर बासमती को। अच्छा। लेकिन हर चीज़ जो है वो पॉइजन लाइज इन डोज के इतदाल के साथ। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमें कहा जाता है कि जी आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो चावल ना खाएं, तो अगर वो गंदम और चावल की कंपैरिजन करें तो बासमती तो फिर ज़्यादा बेहतर रोटियां हैं 3, उनमें आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इंटेक जो है वो आप पे आती है उसके साथ। ठीक है। तवानाई इसमें कितनी है? तवानाई जो है इसमें उस पर मैं सच क्योंकि मेरा वो नहीं है, मैं कमेंट नहीं उस पर कर एग्जैक्ट सकता। नहीं जाते जी। लेकिन अगर एक बंदे ने 3 रोटियां खाई हैं और 1 प्लेट चावल खाए हैं तो उसमें रोटी जो है वो डेफिनेटली जो है 152 राउंड अबाउट कैलोरीज होती है इसका, जो एक कप जो एक स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, उससे असल में हम इसलिए इसको ग़िज़ाइयत को ख़ास तौर पे देखते हैं कि हमारे पास आपको पता है मेल न्यूट्रिशन है ऑलरेडी ना जी, लोग ग़िज़ा की कमी का शिकार है। जिन मुल्कों में सिर्फ चावल पर ही गरीब डेवलपिंग कंट्रीज थे वो उनकी रिलायंस यहाँ पे थी, उनमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज आई और उसको ओवरकम करने के लिए फिर गोल्डन राइस जो है जिसमें विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है वो शामिल किया गया था। तो माल न्यूट्रिशन भी थी इसके साथ कि जहाँ पे टोटल डिपेंडेंस डाइट की, तो डाइट में जहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होगी वहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो है वो आएगी। और डॉक्टर साहब इसमें मैं एक कमेंट्स करना चाहूँगा, अब तो हमने ना इसकी एक फोर्टिफाइड वैरायटी भी डेवलप की है राइस की। अच्छा। जिस तरह हमने आपने देखा ना वीट की जिंक फोर्टिफाइड, इसमें हमने जिंक और फेरस की एक वाइटल सुपर बासमती 370 के नाम से अप्रूव हो चुकी है माशाल्लाह। तो उसमें इसी फैक्टर को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। आप ये वैरायटी लगा रहे जिसमें जिंक भी शामिल है? और जिस तरह नहीं, अभी ये वैरायटी मार्केट में आई नहीं, अवेलेबल नहीं इसका सीड। जो नहीं होगा इंशाल्लाह ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगाएंगे। आपको चावल की कौन सी जो है पकी हुई किस्म पसंद है? कैसे यहाँ इस खिते में हम कराची जाए तो ज़्यादा बिरयानी मशहूर है, हमारे यहाँ के लोग पुलाव पसंद करते हैं। अच्छा, फिर चने चावल है, और फिर एक इस खिते की खासियत ये है कि गुड़ वाले चावल जो है बड़े पसंद किए जाते हैं। आप खुद क्या लाइक करते हैं चावल? बेसिकली ये जो चावल हमारा पहले सबसे पुराना था ना, जिसको हम 89 कहते हैं, उस चावल को हम समझ ले 1 किलो चावल और 5 किलो पानी में पकाते थे। वो जिस तरह अच्छा। खीर बन जाती है ना, खीर मीठी होती है और ये फीकी होती है। अच्छा। इसको फिर हम सुबह दही के साथ और शाम को खीर के साथ खाते हैं। ये इतना अच्छा और इतना ये सेहतमंद है, अभी मैदा हमारा बिल्कुल निज़ाम दुरुस्त हो जाता है
और इससे जो मैदा डिस्टर्ब होता है भाई, आपके अंदर जख्म है या कुछ है, ये समझ लो मरीज़ की भी गिज़ा है और सेहतमंद की भी गिज़ा है। वैसे भी मरीज़ को तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं खिचड़ी खानी है, नरम ग़िज़ा खानी है। अब नरम ग़िज़ा की तरफ जब रुख करते हैं तो सिर्फ चावल ही नजर आते हैं, नरम ग़िज़ा, या फिर डबल रोटी भिगो के चाय या दूध में खा लो। साबूदाना भी ऐड कर, साबूदाना भी, हाँ, नरम ग़िज़ा। अच्छा चले अब ज़रा फसल की तरफ आते हैं। इस वक्त फसल किस मरहले पर है सर? हाँ, चावल की फसल। जी सर, चावल की फसल जो हमारी अर्ली अक़साम है वो तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में तो कटाई भी जारी है। अच्छा, ठीक है। 1 हफ्ते तक तकरीबन कटाई पूरी शुरू हो जाएगी और तकरीबन 8 से 10 दिन में इसकी कटाई मुकम्मल हो जाएगी। वो है हमारी एक किस्म है सुपर फाइन जिसे हम कहते हैं, जिसे ये फुलियाँ वगैरह बनते हैं, ये अर्ली अक़साम में आती है। ये अब पक कर तैयार हो चुकी है और इसको काश्त कब करते हैं आप? इसको हम काट करते हैं गंदम के फ़ौरन बाद हम इसको काश्त कर लेते हैं। 20 मई तक, तकरीबन 20 मई से 30 मई तक काश्त कर देते हैं और ये 85 से 90 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। अच्छा, ठीक है। ये अभी इसके बाद ये हो गई अर्ली। जी, ये अर्ली है। फिर जो मौसमी है, रूटीन की जी, मौसमी जो रूटीन की है वो अभी उसकी जो है वो बुआई जारी है। यकम जुलाई से लेकर तकरीबन 25 और 30 जुलाई तक हमारी जो 11-21 कैनात है। इस मौके पर आप पनीरी मुंतकिल कर रहे हो? जी, पनीरी मुंतकिल करते हैं। ये पनीरी ये तकरीबन कंप्लीशन के मराहल में है। ये तकरीबन जो पनीरी है वो मुंतकिल हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये जो हमारी सुपर फाइन है, ये जब कटेंगे इसके ऊपर हमारी डबल फसल भी आ सकती है, 1509 भी आ सकती है और सुपर कर्नल जो बासमती है वो भी हम इसके ऊपर काश्त कर सकते हैं। इसके ऊपर काश्त कर सकते हैं। जी, ठीक है। आप कितने अरसे से चावल काश्त कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 15 साल से ये हम इसका चावल को काश्त कर सकते हैं। पहले हम कपास और सूरजमुखी काश्त करते थे। ठीक है। फिर इस कपास की जो फसल के कीड़ों की वजह से तबाही हुई तो फिर हमने इधर टर्न किया कि चावल। मज़ा आ रहा है चावल काश्त करने? बहुत मज़ा आ रहा है। फसल को देख के मतलब सुबह सुबह खेत में जाए, वैसे भी वो हरियाली होती है। एक मज़ा तो देखने का है ना जी, एक मज़ा है। पैसे जेब में आ रहे हो तो मज़ा पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। पिछले 2-3 साल से जो हमारी चावल की फसल है इसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और किसान को खुद फील कर दिया है। समझ लें जो 3 से 3,000 से 3,200 वाली अक़साम थी, इसका रेट 7,000 रुपये भी पहुँचा है। अच्छा। जिन फार्मर ने बेची है उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न हुआ है। ठीक है। किसान खुशहाल हो गया इससे। इसका मतलब अच्छी क्रॉप है। जी, बहुत अच्छी क्रॉप। लेकिन इसमें पानी का भी इशू है, उसको एड्रेस करते हैं, अभी बात करते हैं उस पर कि उसको आप कैसे देख रहे हैं और कोई जिद्दत भी आ रही है नहीं, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चावल की फसल बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है। आलमगीर साहब अभी जिक्र कर रहे थे यासिर साहब कि हम 15 साल से काश्त कर रहे हैं। आपको इसकी काश्तकारी में, चावल की काश्तकारी में जैसे पैसा भी आ रहा है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ रही है, कुछ जिद्दत नज़र आ रही है? हम देख रहे हैं कि चावल काश्त करने के लिए कोई नई मशीनें भी आ गई हैं, पनीरी को लगाने के लिए भी और फिर बाद पनीरी को मुंतकिल करने के लिए भी। काश्तकार के अंदर भी जिद्दत नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, काश्तकार जो राइस का काश्तकार है ना, वो बड़ा जिद्दत पसंद काश्तकार है। जैसे भाई अभी बता रहे थे, ये 1 साल में जो राइस की 2 फसलें ले रहे हैं। एक बासमती से पहले जो हमारी बासमती और कोर्स वैरायटीज़ के दरमियान वाली एक वैरायटीज़ है जिसको हम सुपर फाइन के नाम से कहते हैं। खैर अब तो हाइब्रिड भी आ गई हैं, तो एक उसकी क्रॉप ले लेते हैं ये फ़ौरन गंदम के बाद। और उससे पहले आप इस खित्ते की अगर हिस्ट्री देखें ना, तो गंदम के बाद हमारी जो ज़मीनें हैं थी वो खाली पड़ी रहती थी। अब इन्होंने गंदम के फ़ौरन बाद कुछ ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं हमारे पास जो इस गर्मी के लिए काफ़ी क़ुव्वत बर्दाश्त रखती हैं। जैसे उसमें एक सुपर फाइन है, फिर कुछ हाइब्रिड्स की भी इंटरवेंशन हुई है, तो ये लोग फ़ौरन उसको काश्त करते हैं। वो आपको 80-90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद जो हमारी अपनी बासमती वैरायटीज़ हैं, फिर ये लोग उनकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा। और आजकल जो इस वक्त टाइम चल रहा है वो उसी का चल रहा है। डॉक्टर साहब इसके अंदर हमारा जो फार्मर है वो काफ़ी जिद्दत की तरफ आ रहा है, लेकिन चूँकि आपको पता है जब हम जिद्दत की बात करते हैं तो वहाँ पे मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, और जब मैकेनाइजेशन की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत एक कास्ट आ जाती है, पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ तरक्की पसंद काश्तकार हैं जिन्होंने इसकी जो राइस की जो शिफ्टिंग वाली मशीन है, बूटा मशीन्स वगैरह वो ली हुई हैं। लेकिन कुछ हमारी फॉर्म्स ऐसी हैं जो इसको रेंट पे भी, हम डिपार्टमेंट ने कुछ कोशिश की है कुछ
फॉर्म्स के साथ लाइजान डेवलप करने की। अभी एक गार्ड्स एक कंपनी है मुल्तान के अंदर ही रिसेंटली, वो अपनी सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है और मैकेनाइजेशन की तरफ लोग आ रहे हैं जिद्दत की तरफ। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी चावल की अक़साम पर कोई तहकीक कर रही है, कोई आप भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसकी नई किस्म को, अच्छी किस्म को, बेसिक यूनिवर्सिटी पैदावार हो? बेसिक यूनिवर्सिटी जो एक मुल्तान में वाक़या हो, तो हमारा जो फर्स्ट मैंडेट और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कपास है। अच्छा। हम यहाँ पे बहुत सारे माहौलियाती वजूहात की बुनियाद पे राइस की जो काश्त है उसकी तरवीज नहीं चाहते, जिसमें सबसे बड़ा मसला पानी हो गया, जिसमें सबसे बड़ा मसला ज़मीनी साख्त और पानी है। क्योंकि हमारी जो ज़मीनें में पानी खड़ा नहीं होता, जब पानी खड़ा नहीं होता तो लोग ज़बरदस्ती, और जो जिद्दत है वो जो हमारा ट्रेडिशनल राइस बेल्ट है उसमें जिद्दत है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वो भीड़ चाल है, और उसमें अब इन सालों में जो तिल और चावल का ज़ेर काश रकबा बढ़ा है उससे इनकी कीमत पे भी असर पड़ेगा। वही कुछ होगा जो मकई और आलू के साथ हो चुका है। 1 किलो राइस को खेत में पैदा करने के लिए हमें तकरीबन 3500 से 5000 लीटर साफ या फ्रेश वाटर हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, 1 किलो, तो बहुत एक बड़ी किलो अमाउंट है जो किसी भी आप अपलैंड सीरियल वीट या मेज को ये देखें, शायद जिनके पास 1 किलो चावल पड़ा होता है उनको शायद अंदाजा ही नहीं है कि इसके अदराक पीछे, नहीं हाँ, है कि जो फार्म टू फोक वो चीज़ उन तक पहुंची, उसके पीछे 5000 लीटर फ्रेश वाटर, में सी वाटर की बात नहीं कर रहा। अच्छा। तो बाद दफ़ा हमने लिखा भी है, आर्टिकल भी लिखे कि हम जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना वर्चुअल या फ्रेश वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो राइस वो जो अदर अक़वाम है वो इतने समझ लें कि वो हमें आपके पैसों से वो गुजारा कर रहे हैं, क्या जरूरत है? तो उसमें नो डाउट के राइस जो है वो मजबूरी बन गई, क्योंकि काटन पिट चुकी थी। तो जो ज़मीन का ठेका है, बेसिकली जो कैश क्रॉप होती है वो खरीफ की फसल ही होती है। तो राइस ने अपनी इसमें स्पेस बढ़ाई है, लेकिन हर चीज़ जो है उसमें एक इकोलॉजिकल जोनिंग का बार कैप हम दावा करते हैं कि वो होनी चाहिए। ये जो एरिया ट्रेडिशनली है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ के लिए नहीं है, हमारी लैंड जो है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे बारिश का वो रिचार्ज का सिस्टम नहीं है। अगर सियालकोट नारोवाल है वहाँ पे 700-800 मिलीमीटर बारिश है, यहाँ पे तो 150 से 250 भी। तो यहाँ पे अगर हम वो विड्रॉल, खासकर सोलर जो हमारे पंप चल रहे हैं दिन रात, तो काफ़ी दिनों तक तो वो चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वाटर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। और वाटर लेवल इवन के जो आपका ट्रेडिशनल राइस बेल्ट है उसमें 2.5 से 3 फीट वो सालाना नीचे जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो इंडियन पंजाब ने तो उस पर काफ़ी सारे आप कह लें कि लेजिस्लेशन है, हमारे यहाँ पे अभी नहीं है। और दूसरा, जब हम ज़मीन का ठेका देते हैं तो उसमें सिर्फ ज़मीन ही जाती है, साथ उसकी जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, उसकी सेहत वगैरह है, उस पर कोई बात नहीं की जाती। तो ऐसी ज़मीन जिस पे राइस लग रहा है उसका वाटर टेबल 5 साल के ठेके के बाद कहाँ जाएगा? तो उसको बाद में कहा हो सकता है कि बाजरा भी ना लग सके। तो इन चीज़ों को बार कैप हमें मद्देनजर रखना चाहिए। आप तहकीक कर रहे हैं, कोई आपके स्टूडेंट्स? बिल्कुल हम कर रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल हम कर। अच्छा, हमारे जो है सिंजेंटा वगैरह के साथ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो रिकमेंडेशन भेजते हैं फिर, अगर रिसर्च करते हैं तो? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ आप समझ लीजिए कनेक्टेड हैं। उसके अलावा हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हम उनके पोर्टफोलियो के अंदर फाल्ट कर, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। यासिर साहब, ये तो बड़ा डरा दिया डॉक्टर साहब ने ना, मतलब आप 1 किलो चावल आपने 300 रुपये का भी बेच दिया, तो उस पर अगर 5000 लीटर पानी 1 किलो चावल पर लगा हुआ है, तो एक रुपया फी लीटर भी लगा ले तो आप कास्ट निकाले, आप कैसे पूरा करते हैं पानी? ये डॉक्टर साहब सही फरमा रहे थे। एक तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से माला माल किया है। हमारे पास नहरी पानी मौजूद है जो हमारा हफ्ते में तकरीबन 1 घंटा बनता है, 1 एकड़ सा। एक तो वो हम लगाते हैं, और उसके साथ ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो तकरीबन दिन रात ट्यूबवेल हमें चलाने पड़ते हैं पानी को पूरा करने के लिए। सोलर से चला रहे हैं? सोलर से चला रहे हैं और बिजली से भी चला रहे हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन हर तीसरे दिन इसको पानी की ज़रूरत होती है। और जब कुछ स्टेज पे ये आ जाती है तो फिर उस पर तकरीबन 1 एकड़ में 6 से 7 घंटे भी पानी लगाना पड़ता है, जब इसमें जहर पाशी का मसला आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं अभी, तो फिर वक्त के साथ जो होगा फिर। लेकिन परेशानी की बात तो है, हम जिस वक्त परेशानी, हाँ असल परेशानी पानी की हो रही है, और पानी के साथ साथ जो है अगर हम ये पानी का जो दूसरा जो राइस के खेत हैं, चूँकि इनमें पानी खड़ा रहता है, तो यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, तकरीबन 10% जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है वो राइस फील्ड से आती है। और जो हमारी प्रैक्टिस है इसमें ये फिगर एज हाई एज 25% भी डॉक्यूमेंटेड है कि राइस फील्ड से अगर आप गुजरे ना, जहाँ पे पानी हो, दलदल सब माहौल होता है, तो वहाँ से आपको ख़ास किस्म की पंजेंट सी स्मेल सी आती है। तो वो वहाँ से मीथेन गैस जो है वो, जो कि ना सिर्फ आप कह लें कि ग्लोबल वार्मिंग का भी बाइस है,
अच्छा। और एक और मसला हमारे पास, जब हम राइस को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना कद्दू करके, हाँ। जो अगली गंदम लगनी होती है उसको चाहिए खुश्क महरा ज़मीन, वो तो तो वो वतर ही इतना नहीं पानी आता। वतर नहीं आता। और अगर एक सर्दियों की बारिश हो जाए तो आपकी गंदम जो है वो नवंबर से दिसंबर के महीने में Delivery। चले जाएगी, और अगर वो हो जाए तो फिर उसकी सोइंग टाइम में उसका सारी विंडो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके सब्सिक्वेंट जितनी भी फेजेस हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। आलमगीर साहब, ये तो सारा पैटर्न ही बदल दिया डॉक्टर साहब ने। नहीं, डॉक्टर साहब की हम जो बातें हैं बात बिल्कुल कर रहे थे, ठीक हम हैं। तो लोगों को इंसेंटिव दे रहे थे कि इधर आए, लेकिन ये ऐसी- तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। सर बात पता है क्या है, डॉक्टर साहब की बातें ये वैलिड हैं, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने देखना ये होता है कि फार्मर ने अपनी अब करंट सिनेरियो में देखना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं तो है। इस पे जो महकमा ज़राअत है उसने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है, या कोई परेशानी की लहर है, कहीं सोच है कि भाई इसको देखा जाए कि ये क्या हो रहा है, और कहीं फ्यूचर में नहीं, का मसला जो ना हो। जोनिंग के आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और महकमा ज़राअत का बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है कि हम जो काटन की रिवाइवल के लिए बहुत काम कर रहे हैं किसी तरह, और वो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कर रहे हैं कि इस जोनिंग के अंदर जो ये राइस और दीगर क्रॉप्स की इंटरवेंशन हुई है, इनको हम किसी तरह ख़त्म करें, और जो इस एरिया के लिए सूटेबल क्रॉप है, जो हमारी कैश क्रॉप है, उसको हम दोबारा से किसी तरह इस एरिया में और उसको इस काबिल बना दें कि फार्मर को उसमें से प्रॉफिट नज़र आए ना, Profit नज़र आए, वो तभी वो दूसरी तरफ जाके जाएगा, हाँ। इस तरफ छोड़ेगा ना। अब हमने पहले उसको प्रॉफिटेबल बनाई नहीं, तो डेफिनेटली उस बेचारे ने किसी जहाँ न से किसी- मुनाफा मिलना है उधर जाना है, Definitely। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जो अखराजात कर रहे हैं, चलें वो अपनी जेब Exactly, से, अगर वो नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यासिर साहब, नहरी पानी ज़ाहिर है वो मुल्क के रिसोर्सेज हैं जो बड़ा आदाद इस्तेमाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जिक्र हो रहा था सैलिडिटी वाली ज़मीनें जो हैं वहाँ पर फिर काश कर लें, इसका जवाब मैं आपसे ना वक्फे के बाद दूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम चावल की फसल पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछा था और छोड़ के गया था कि जो सेम और थोर वाली ज़मीनें हैं वहाँ पर इसकी क्या सूरत हाल है? अगर वहाँ पर कुछ और काश्त नहीं हो रहा तो फिर तो अगर ये वहाँ काश्त होता है तो ठीक है। पे राइस काश्त हो सकता है, लेकिन जो तरीका है काश्त है उसमें थोड़ी सी तब्दीली चाहिए होती है। वहाँ पे हम कद्दू नहीं करते। कद्दू इसलिए नहीं करते कि जो पानी उसका निकास कद्दू हो, से मुराद ये है कि तर जो है वो हम आप पनीरी कह जो लें है, कि हाँ। एक स्टैंडिंग वाटर होता है शैलो डेप्थ पे, उसमें हम कॉन्टीन्यूस हाल चलाते हैं ताकि ठीक ज़मीन के जो मसाम है वो टूट जाएं, तो वो जो पोर स्पेसिस हैं वो बंद हो जाती हैं, जाते हैं, तो उनसे पानी जो है जिस तरह आप कह लें कि खड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर फिर नर्सरी जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाती है। तो वो उसमें हम वहाँ वो नहीं वाला हो सकता। अमल नहीं करेंगे। हो सकता, अगर वो करेंगे तो जड़ें जो हैं उनको नमकियात वहाँ पे जमा होते जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपके ऐसी ज़मीनें हों वहाँ पे आपने कद्दू नहीं करना। और दूसरा इकसाम जो है उनका चुनाव बड़ा अहम है। तो जो पिंडी भट्टियाँ वाले हैं, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इदारा बराए शोर अर्जियात, उनकी वैरायटी है शाहीन बासमती। अच्छा, अल खालिद जो है लेटेस्ट है वो भी, तो उनका परफॉर्मेंस जो है ऐसी ज़मीनों पर बेहतर होगी। और दूसरा, पिछले सवाल में हमने जिद्दत की बात की थी, तो जिद्दत काफ़ी तक आई है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बेल्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर आ चुके हैं। पहले हमारे पास जो एक इशू आता था ना प्लांट पॉपुलेशन का, कि पौधों की मतलूबा तादाद ही पूरी नहीं होती थी, ठीक है। तो उसको अब रिप्लेस किया मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर से। 100 ट्रेज जो हैं उनके अंदर 100 ग्राम सीड फ्री ट्रे आता है, ठीक है। 100 ट्रेज जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, इवन के जो बहुत ज़्यादा पानी की अमल दखल था ना वाटर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, उसको भी हमारे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, सुल्तान अहमद भट्टी साहब हैं सकेकी में। तो विदाउट आप कह लें कि कद्दू की है या ट्रांसप्लांटिंग, वो डायरेक्ट पानी दे के मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर से वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो पनीरी के लिए। और उनकी जो फसल है वो अगर आप सर्च करेंगे तो बड़ी अच्छी, और उनका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5% 2% तक वो ले चुके हैं। ये ट्रांसप्लांटर जो है वो हमने देखा है कुछ जो बाहर की कंपनियां उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, जी जी जी। मकामी तौर पर भी बन रहे हैं कहीं, अगर आपने देखा मकामी तौर पे जो है तो इनकी इसकी कीमत क्या मकामी है? तौर पे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक डिमांड जनरेट हो। कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको एक सर्टन यूनिट्स बनाने के लिए एक फिक्स कास्ट होगी ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, तो एक थ्रस्ट आता है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे बन सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे हमारी रीजन में जो ट्रेडिशनल मशीनरी है वो न्यू हालैंड की अवेलेबल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वीट के लिए है, इसके लिए कुबूटा चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट राइस के लिए है। हमारी जो मशीनरी यहाँ पे है वो तकरीबन 20 से 25% हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी एसोसिएटेड हैं उसके साथ। ओके, आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसप्लांटर जो है ख़ास तौर पे चावल के लिए, तो अब आ गए बहुत सारे ट्रांसप्लांटर आ गए। जी, असल में ट्रांसप्लांटर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुल्तान में कोई स्टोर नहीं है जो मेरे ख्याल में ट्रांसप्लांटर दे रहा हो। हम अभी रिवायती काश्त के वही लेबर लेके और हाथ से उसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी उस तरफ आप आए नहीं, हैं। अभी उस तरफ नहीं तो है। वैसे इर्द गिर्द की देखा है कोई काश्तकार इस्तेमाल कर रहा हो, या अभी सारे ही ऐसे ही है?
सारे ही ऐसे हैं तकरीबन, बस उसके सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे देखा है, सर्च कर रहे हैं। हमारा भी दिल कर रहा है कि ये आए और हमारे जो है ना ये उससे भी हम उसको ट्रांसप्लांट करवाएं। उससे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी ना जी, आपके उसके प्लांट जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि पौधों की मतलूबा तादाद पूरी होगी, उससे फसल भरपूर होगी, और एक पौधे एक रॉ में और एक उसमें बिल्कुल जो सीध में होते हैं उससे पानी और स्प्रे में ज़्यादा वो फ़ायदा इवन होता है। होगी, फसल इवन होगी और उसमें जो है पौधों की तादाद पूरी होगी, उससे प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। आलमगीर साहब, हमने देखा तो है बहुत सारी एग्जीबिशन में ट्रांसप्लांटर खड़े होते हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है वो कॉमन डॉक्टर नहीं साहब हुआ मैंने हमारे बताया ना, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलती, बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप समझते हैं वो कॉस्टली होती है। लिमिटेड अभी मैंने एक नाम लिया था एक कंपनी का यहाँ पे मुल्तान में, लोकल गार्ड कंपनी, वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके साथ कुछ हमारा भी लाइजान है। कुछ हमने जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको ये चीज़ ट्रायल बेसिस पे कराई हैं और उनके जो नताइज हैं बड़े हौसला अफजा हैं। ख़ास तौर पे जो मैकेनिकल जो ट्रांसप्लांटर है ना, ये जो बहावल नगर वाली जो बेल्ट है हमारे यहाँ और अपर पंजाब वाली बेल्ट है, इसके अंदर ये ज़्यादा हैं बनिस्बत हमारे जिस इस बेल्ट के अंदर बैठे हैं हमारे पास, इसमें ये चीज़ें कम हैं। लेकिन अपर पंजाब में और बहावल नगर, बल्कि बहावल नगर वाली साइड पे तो कबूटा वालों का ये सप्लायर भी बैठे हैं इनके, जो बाहर से मंगा के जो हमारे फार्मर्स को ये चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो फार्मर है चावल का, उसके लिए क्या थ्रेट्स हैं, उसकी फसल को क्या थ्रेट्स हैं? उसकी फसल के लिए सबसे बड़ा तो यहाँ पे है कि वो जो एक ज़मीनी साख्त की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे उसको मैसर नहीं है जिसमें वो पानी खड़ा कर सके। ज़मीनें हमारी हल्की मैरा ज़मीनें हैं, राइस के लिए भारी मैरा ज़मीनें चाहिए। हमारे न्यूट्रिशनल जो हैं वो डेफिशिएंसीज़ हैं यहाँ पे। और दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप कह लें कि पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मैसर फ्रेश वाटर नहीं है, यानी कि उसकी क्वालिटी भी मार्जिनल है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आप कह लें कि ख़ासकर जो नाइट टेम्परेचर है वो भी हमारा 30+ है। तो ऐसी फसल जो मूंजर निकाली हो वो भी स्ट्रेस में आती है। हमारे यहाँ पे पित्तल या स्टेरिलिटी का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बन जाता है। हमारे यहाँ पे फिर हमें बायोस्टिमुलेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बोरान वगैरह और जिंक वगैरह की डेफिशिएंसीज हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। बोरर्स का अटैक जो है वो हमारे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडजेसेंट फील्ड में शुगर कैन भी हैं काफ़ी, तो एक वार्म कंडीशन है यहाँ पे काफ़ी, तो उसके साथ फसल शुरू से ही बात स्ट्रेस में रहती है। दूसरा यहाँ पे हर तरह का अल्लाह ताला ने जो नॉलेज है वो रीजन स्पेसिफिक दिया होता है। यहाँ पे जो आम के काश्तकार का इल्म है वो हो सकता है कि सरगोदा में बैठे किन्नों के काश्तकार को ना हो। तो यहाँ पे लोगों का जो आप कह लो जनरेशन पीढ़ियों से जो नॉलेज आ रहा है वो कपास का है। तो जब वो राइस की ना इस तरह की लेबर है तो लेबर 9-9 इंच पे सामने तो लगाएगी, लेकिन वो फील्ड के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो 9 इंच का फासला बढ़ के 22-22 इंच हो जाता है। जो 1,60,000 पौधा चाहिए वो पौधा ही किसी खेत में नहीं होगा। आलमगीर साहब ने माशाल्लाह खेत देखे होंगे, तो हमें 80,000 सुराख और 1,60,000 कम से कम 1.5 लाख पौधा, वो पौधे की तादाद ही मैसर यहाँ पे हमारे पास नहीं आती। और दूसरा यहाँ पे जो राइस काश्त हो रहा है वो ज़्यादा हाइब्रिड है, पखराज हो गया, राइस हो गया, तो उन चीज़ें उनकी आप पैदावार के लिए ज़्यादा पैदावार के लिए ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड का भी फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो रहा। मैं आलमगीर साहब से जानना चाहूँगा कि तकरीबन 90 से 100 मन उनका पोटेंशियल होता है कि ये कितना उसका हार्वेस्ट कर रहे हैं इस कंडीशन में। जी यासिर साहब से पूछ लेते हैं, आप कितनी फसल उठाते हैं जी? जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उसमें हमारी फसल 110 मन भी आई है। अच्छा जी, बनिस्बत क्योंकि जो 11-21 कैनात है वो जितना भी हम जोर लगा लें वो 55 से 60 मन के राउंड अबाउट होती है, लेकिन इसका रेट का थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इस वजह से वो अपनी एवरेज कर जाती हैं। जी, आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल ठीक है। 80 मन से 120 से 115 मन तक हाइब्रिड आ जाता है। 100 मन 90 मन जो हमारा फार्मर है ना वो ले जाता है। और यही वजह है कि इस बेल्ट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, बासमती से ज़्यादा यहाँ पे हाइब्रिड चावल और नॉन बासमती अक़साम ज़्यादा कामयाब हैं। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, ये चूँकि बेल्ट राइस का नहीं है, इसी वजह से जो हमारी अच्छी वैरायटीज़ हैं, जो हमारी पहचान है, वो इस बेल्ट के अंदर कामयाब भी नहीं है। हमारे पास या तो सुपर फाइन लग रहा है, या हाइब्रिड लग रहा है, या कोर्स वैरायटीज़ लग रही हैं जो इस सैलिनिटी को या इस सॉइल को या इस टेम्परेचर को किसी हद तक टॉलरेट करती हैं। इसी वजह से हमारा जो राइस का फार्मर है ना वो सर्वाइव कर रहा है। अगर ये बासमती पे आ जाए ना तो इसकी प्रोडक्शन बहुत कम आ जाए, अच्छा, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सके। लेकिन लकीली इस फार्मर को इन वैरायटीज़ की मार्केट मिल गई है।
बहुत सारे हमारी मार्केट ऐसी मिल गई है जिसकी वजह से ना, तो ये जो Survival हमारा हो गई। ये इनको बहुत अच्छी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारा फार्मर को इस खित्ते से। ठीक। आपको जो इस काश्त के लिए जो बीज की दस्तयाबी है वो ठीक है, मिल जाता है बीज, कोई मुश्किल तो नहीं जी होती? अल्हम्दुलिल्लाह और बीज जैसे कपास में बड़ी हेरा फेरी होती है उसके बीज में, इसमें भी यह है? जी नहीं, इसमें इतनी हेरा फेरी नहीं होती, क्योंकि अगर बीज का आप थैला खोलेंगे, अगर उसमें कोई मिक्सिंग है तो वो सामने नज़र आ जाती है। अच्छा। भाई इसमें ये वो उसका दाने का साइज़ भी छोटा होगा और उसका कलर भी चेंज होगा, इसलिए इसमें मिक्सिंग के चांस बहुत हद तक कम है। ठीक है। पनीरी इजीली अवेलेबल होती है, पंजाब सीड है दूसरी, और प्राइवेट कंपनियां, उनके बहुत अच्छे सीड होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके। इन दोनों माहिरीन को छोड़ें, जी आपकी अपनी राय क्या है? बाकी काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे, चावल की काश्त करें या ना करें? जी, जिनके पास वसाइल हैं, पानी ज़्यादा वाफिर मकदार वाफिर में है और वो दूसरी फसल अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कपास का बीज जिन्हें अच्छा नहीं मिलता या रकबा ऐसा नहीं है, तो वो चावल की काश्त ज़रूर करें ताकि वो उनको इनसे रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए जी एक क्लैरिफिकेशन दूंगा हाँ। यहाँ पे, जो 11-21 है वो बासमती नहीं है, अच्छा। वो फाइन है। फाइन से मुराद है कि वो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है। ठीक। तो अक्सर जो हमारे कंफ्यूज हैं वो जब उसको बासमती समझ के तो काश्त उसको करते कहते हैं जी बहुत बहुत बासमती, शुक्रिया। तो वो प्रोग्राम का वक्त aromatic खत्म हो नहीं गया है वो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चावल की फसल की बात की, आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।